आज का जो टॉपिक है वो है, एक लाइन सुन लेते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है एम्फोटेरिक। तो बड़ा सिंपल है, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ साथ एसिड बेस दोनों भी और बेस दोनों का बिहेव करते हैं, उसे एम्फोटेरिक कहते हैं, है ना। मतलब अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं एम्फोटेरिक का, तो जो H प्लस देता भी है और जो H प्लस लेता भी है। देखो बच्चों, एसिड किसे कहते हैं? जो H प्लस देता है उसे एसिड कहते हैं, मतलब ब्रॉन्स्टेन कहते हैं। और जो H प्लस लेता है उसे बेस कहते हैं। तो एसिड और बेस तो अलग अलग हो गए ना, लेकिन जो दोनों काम करे उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जो H प्लस देता है, जो H प्लस देता है, विच गिव्स H प्लस, जो H प्लस देता है, और बच्चों साथ में एज वेल एज, साथ में एक्सेप्ट करता है, उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। इसका एग्जांपल सुन लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप जानते भी होंगे इसके एग्जांपल, क्वेश्चन कर भी लेंगे, फिर भी देख लीजिए बच्चों। HSO4 के माइनस के बारे में विचार करिए। HSO4 माइनस, आप इसमें से एक H प्लस निकाल दीजिए। देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस का मतलब निकालना, एक H प्लस। जब मैं इसमें H प्लस निकालूंगा तो क्या बनेगा? SO4 माइनस 2। अब क्या करिए, इसमें एक H प्लस ऐड कर दीजिए। ऐड मतलब प्लस, तो जैसे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4। तो मुझे बताइए, क्या एक ऐसा स्पीसीज है जो H प्लस देता भी है और H प्लस एक्सेप्ट भी करता है? तो भैया इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें से एम्फोटेरिक कौन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप एम्फोटेरिक पहचान लेंगे। कुछ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, जरा देख लीजिए। ये पहला एग्जाम्पल है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, HCO3 माइनस, हो जाएगा ना। अगर आप इसमें से एक H प्लस निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये CO3 माइनस 2। अगर आप इसको एक H प्लस देंगे तो क्या बन जाएगा? ये H2CO3। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन दोनों ध्यान रखिएगा बच्चों। कुछ क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन और, मतलब कुछ आपको क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ, ताकि आप एम्फोटेरिक के क्वेश्चन गलत ना करें। जरा देखिए, दो तीन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, जो हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमारी लिस्ट में है H2PO2 माइनस। कैसे है अभी बताऊंगा मैं। फोर्थ में हमारी लिस्ट में है H2PO3 माइनस। ये फोर्थ की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। H2PO2 माइनस है, और हमने आपको करीब 4 एग्जाम्पल बता दिए। ये सब के सब एम्फोटेरिक एग्जाम्पल है। अब जरा एक बात ध्यान सुनिए, आपको एक बात बताएं, जरा सब लोग ध्यान देखिए बच्चों। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये एसिड है, ठीक है, और इस एसिड को अगर आपने किसी एक्वस में डिसॉल्व किया, तो ये क्या देता है? ये H प्लस देता है, और साथ में क्या देगा? एनायन देगा। तो ये कितने H प्लस देता है ना, ये जो H प्लस देता है, ये जो H प्लस देता है, ये जो H प्लस देता है बच्चों, इसी को बेसिसिटी कहते हैं। ये जो H प्लस देता है बच्चों, इसी को बेसिसिटी कहते हैं, बेसिसिटी।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बेसिसिटी क्या होता है, तो आप उसका बोलेंगे नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय एसिड। मतलब एसिड के द्वारा जितने H प्लस देते हैं ना, उसी को बेसिसिटी कहते हैं। अब आप देखिए, जैसे HCl है बच्चों, मैं डायरेक्ट बेसिसिटी लिख रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दे रहा हूँ। आपको बता दूं, अच्छा, कोई भी H प्लस कैसे होता है, ये तो हमने ऑर्गेनिक में देखा था ना। मैंने क्या बोला था, यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के जस्ट बगल में हाइड्रोजन लगा है ना, तो ये बेचारा हाइड्रोजन अपने H प्लस को बाहर कर देता है, और इसी चीज को एसिड बोलते हैं। और जितने H प्लस को बाहर करेगा वो इसकी बेसिसिटी होती है। इसका मतलब यदि हाइड्रोजन को बाहर निकलना है H प्लस के फॉर्म में, तो वो जिससे जुड़ा होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हेलोजन फैमिली भी होना चाहिए, है ना। तो जैसे ये देखो, क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, ये H बाहर निकल जाएगा, जिसकी बेसिसिटी 1 होगी। बेसिसिटी मतलब कितने H प्लस बाहर निकल रहा है, उसे बेसिसिटी कहते हैं। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर मैं H2SO4 की बात करूं, तो H2SO4 की स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, तो उसमें जो दो हाइड्रोजन होते हैं वो दोनों ऑक्सीजन के पास लगे होते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों H बाहर निकल जाएंगे, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। को बात करूं H2CO3 की बात करूं, तो H2CO3 की भी बेसिसिटी बच्चों होती है 2, क्योंकि ये 2 H पर डोनेट करता है। अगर मैं H2S की बात करूं, तो इसकी बेसिसिटी भी होती है 2। अब जरा देखो, मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान सुनो। आपने सुना होगा H3PO4 के बारे में, आपकी स्ट्रक्चर मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था, और H3PO3 के बारे में, और एक आपने सुना होगा H3PO2 के बारे में। इन तीनों की खास बात क्या है बताइए जरा तो। सबसे ऊपर वाले की बेसिसिटी कितनी होती है, इसमें कितने H प्लस है? 3 ये नीचे वाली कितनी होती है? 2 2। और इसकी कितनी होती है? 1 इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जो सेकेंड वाली बात करते हैं, कि इसमें 3 हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के पास लगा है, सॉरी 2 हाइड्रोजन लगा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी बच्चों 2 हो गई। और 1 हाइड्रोजन बच्चों फास्फोरस के पास लगा है, जबकि फास्फोरस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी सेम होती है। और नीचे वाले में 3 में से केवल 1 ही ऑक्सीजन के पास लगा है, इसलिए बेसिसिटी 1 हो गई। ये जो नीचे के जो 3 है बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी ना, वही आपको एम्फीप्रोटिक की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो H प्लस ले भी सकता है, H प्लस दे भी सकता है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फास्ट आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है। वैसे क्वेश्चन बता चुका फिर भी देखता हूँ कौन बता रहा है। चलिए इसको हटाते हैं ना। क्वेश्चन क्या सुनो, जरा मुझे बताओ H3BO3 के बारे में क्या ख्याल है। मैं आपको बता दूं H3BO3 पेपर में आएगा कैसे, सुनो। पेपर में ऐसे आएगा, BOH का होल थ्राइस। तो पहले बता दूं, BOH का होल थ्राइस देख के आपको ऐसा इग्नोर नहीं करना है। इसका नाम बोरिक एसिड होता है, ये एसिड है, और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल बता रखा है, लेकिन फिर भी आप बताइए। चलिए बताइए, इसमें कितने H प्लस है, इसकी बेसिसिटी कितनी है? बोलो, कृपया जवाब दे, इसकी बेसिसिटी कितनी है? बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये मोनोबेसिक। मोनोबेसिक सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, आपको याद है मैंने बताया था कि ये अर्हीनियस एसिड नहीं है। क्यों नहीं? अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये अर्हीनियस एसिड नहीं है बच्चों, ये एसिड तो है, लेकिन ये लेविस एसिड है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बोरिक एसिड इसका नाम होता है। कैसे होता है ध्यान सुनो।
देखते हैं। पहले बच्चों BOH का होल थ्राइस का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये रहा BOH का होल थ्राइस। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बोरान 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने बताया था कि बोरान एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है? क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बोरान 3 बॉन्ड बनाने के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बस इसके पास मात्र 6। तो सोच के देखो, बेचारा बोरान वैसे ही गरीब है, इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या लगता है आपको, ये H+ डोनेट करेगा? बिल्कुल डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि बेचारा बोरान खुद खाली है, उसके पास खुद ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये देने की सिचुएशन में नहीं। तो फिर अब क्या करेगा? तो बोरान क्या करेगा, बोरान के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बोरान ऐसा सोचेगा कि काश इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बच्चों आपको बता दूं, पानी जिसकी जरूरत होती है, पानी उसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो पानी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। तो मुझे एक बात बता दो, जरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। यदि कोई कंपाउंड लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो बोलो क्या होता है? लेविस एसिड होता है ना? लेविस एसिड होता है। हाँ। तो सबसे पहले बता दूं कि ये लेविस एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अगर आपको SN1 याद होगा तो मुझे एक बात बताइए, SN1 में अगर आपको याद हो तो H2O एक साथ अटैक करता है, याद आ रहा? जब H2O एक साथ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आता है, उसके बाद ये अपने H+ को फायर करता है, फिर वहां पे OH मतलब एल्कोहल का प्रोडक्ट बनाता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? जिसमें सॉल्वेंट और खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये H2O सॉल्वेंट भी था और खुद न्यूक्लियोफाइल भी था, तो पूरा एल्कोहल भी था, मतलब मैंने H2O का भी एग्जांपल लिया था उसमें। अब पूरा H2O एक साथ अटैक करता है। याद आ रहा? कुछ तो बोलो, हाँ ना? हाँ सर। तो बच्चों ये रहा बोरान, और ये रहा OH, और ये रहा OH, और ये रहा OH, और इस पे बच्चों H2O ने अटैक किया, तो मैं H2 ऐसे बना देता हूं, ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन पे, सॉरी, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा पता है ना? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, क्यों? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाने के लिए मुझे प्लस माइनस बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज बहुत खतरनाक होता है? भैया ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दुनिया का, तो क्या ये अपने आप पे प्लस चार्ज रखेगा? नहीं रखेगा। तो बच्चों ये बड़ा अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, ये तुरंत H+ को फायर करेगा। ये बात हम लोग की हो चुकी है, यदि आपको याद हो तो। ये बातें हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है? ये SN1 रिएक्शन में मैंने एक साथ बताया था। खैर, तो जरा देखो, अब मुझे बताओ क्या बनेगा। ये बोरान है, ये OH है, और इसके पास 2 OH ये रहे, एक माइनस भी है, तो मैं माइनस ऊपर बना देता हूँ, माइनस ऊपर बना देता हूँ, साथ में एक H+ भी है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने H+ आपको दिखाई दे रहा है? एक H+ दिखाई दे रहा है, तो ये मोनोबेसिक हो गया। दूसरी चीज मुझे एक का आंसर बताओ, ये जो H+ है, ये कहां से आया? ये H+ कहां से आया? क्या ये H+ बोरिक एसिड ने दिया है? नहीं। नहीं। फ्रॉम वाटर। ये पानी से आया, देख लीजिए, ये देखो जरा, ये पानी से आया ना, देख लो, पानी से आया। बात समझ में आ गया? तो बच्चों देखो, जरा देखो धोखा कहाँ होता है। धोखा कैसे होता है कि जब आर्थोबोरिक एसिड को ब्रेक करते हैं ना, तो उसके सॉल्यूशन में देखो H+ दिखता है। देखो H+ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के सॉल्यूशन में H+ हो तो उसे अरीनियस एसिड कहते हैं। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था ना, अगर ये मार्कर अरीनियस एसिड है तो ये मार्कर को ही H+ देना चाहिए। अगर ये मार्कर खुद H+ देता है पानी में तब ये अरीनियस एसिड है, जबकि मार्कर ने, सॉरी, बोरिक एसिड ने खुद H+ नहीं दिया, वो तो H+ पानी वाला H+ है। इसलिए याद रखिएगा, बोरिक एसिड अरीनियस एसिड नहीं है, बोरिक एसिड लेविस एसिड है। और बच्चों ये है नीट के लिए, जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना।
तो बच्चों ये सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास ये पीडीएफ नहीं पड़ी है इसकी, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ मैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, हटाता हूं उसको मैं। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसकी भी? ठीक, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे चले। हाँ सर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक देख लिया है। अब थोड़ा सा हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, 1 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या टॉपिक है देखो बच्चों, क्या आपने सेल्फ आयोनाइजेशन का नाम सुना? सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन 1 मिनट का टॉपिक है, बता देते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में काम आएगा ना बच्चों। सेल्फ आयोनाइजेशन का नाम सुन लीजिए, सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन। बच्चों सेल्फ आयोनाइजेशन का एक और नाम है, इसको ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, इसको ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों इसको इसको एक और नाम है, इसको ऑटो प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। प्रोटोनेशन मतलब जो H+ देता है। क्या होता है, ध्यान सुनो, देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सबस्टेंस, मतलब एक ही सबस्टेंस है मेरे पास, इसके 2 मोल ले लो ना, एक ही सबस्टेंस के 2 मोल ले लो। एक ही सबस्टेंस, एक ही सबस्टेंस है ना का 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, एक ही सबस्टेंस का 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ही सबस्टेंस का 2 मॉलिक्यूल आपस में H+, आपस में H+ का ट्रांसफर करें, मतलब एक H+ ले और एक H+ दे दे, मतलब आपस में H+ ट्रांसफर करें, है ना। तो इसी को सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। कैसे, जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने पानी ले लिया, पानी ले लिया लिक्विड, एक ले लिया, एक और ले लेता हूं, पानी लिक्विड ले लिया, हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया ना। अब जरा मुझे आगे बताओ, जब हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया तो इसमें से एक क्या करेगा, H+ को फायर करेगा, बाहर निकालेगा। क्यों? जैसे मान लीजिए एक H+ को बाहर निकालेगा, तो जो H+ को बाहर निकालेगा बेचारा बेचारा वो तो हो जाएगा वो H-, और दूसरा वाला H+ को ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा, H3+। ये तो सबको पता है ना ये। हेलो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों इसी को बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब अपने आप आयोनाइजेशन होना, सेल्फ आयोनाइजेशन। इसके लिए किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए H2O का, और 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद आप H3O+ ऐसे लिख लीजिए, एक क्वेश्चन, मैं ऊपर वाली चीज को लिख रहा हूँ ना नीचे एक बार फिर से, और साथ में OH- लिख लीजिए क्वेश्चन। इसको लिखने का एक तीसरा तरीका क्या है कि आप बैलेंस ना करें, आप केवल और केवल H2O लिक्विड ले लीजिए। ये सब के सब सेल्फ आयोनाइजेशन है, और ये ब्रेक होगा बच्चों तो बनाएगा H3O+, इक्वस, और ये बनाएगा साथ में OH- इक्वस। सही है। आप जरा एक बात को और, जरा इस चीज को और ध्यान से देखिए। मुझे एक बात बताइए बच्चों, आपको बताया गया था ना, एसिड किसे कहते हैं? एसिड उसे कहते हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में, ध्यान सुनना, जो एक्वस सॉल्यूशन में, जो एक्वस, एसिड किसे कहते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है, H+ देता है उसे एसिड कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा
H+ या H3O+, दोनों बात सही है कि नहीं सही है? सुना नहीं है बात? हाँ सर। जैसे मुझे बताओ एक्वस मतलब क्या होता है? H2O और H+ देगा, जरा H+ इसमें जोड़ के देखो तो, ऐड करो, ऐड करने के बाद बोलो यही मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बच्चों आप H+ बोलो या H3O+ बोलो, दोनों बातें बराबर है। समझ गया? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको तीसरे तरीके से लिख सकता हूँ क्या? देखो H2O जो लिक्विड होता है बच्चों, वो जब ब्रेक होता है तो मैं इसकी जगह पे H+ लिख सकता हूँ केवल, क्योंकि H+, देखो बच्चों H+ एक्वस का मतलब H3O+ ही होता है, और ये रहा H-। तो जब कभी H2O टूटेगा, H2O अपने आप टूटता है, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब कभी H2O ब्रेक होता है तो वो बच्चों H+ और OH- बनाता है, और इस प्रोसेस को सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। अभी आगे चल के हमें इस रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? सेल्फ आयोनाइजेशन समझ गए ना? सेल्फ आयोनाइजेशन उसी का 2 मॉलिक्यूल फटाफट तोड़ जो बस हो गया। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? इसी में 2 एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है? इसको हटा देता है ना बच्चों। इसके एक और एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको हटा के। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिख दिया, एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, अमोनिया का एग्जांपल लिख देता हूँ। आपको पता है ना अमोनिया के 2, अमोनिया भी सॉल्वेंट होता है ना? तो ये जैसे अमोनिया पानी सॉल्वेंट है, अमोनिया सॉल्वेंट है, NH3 का आपने 2 ऐसे मॉलिक्यूल ले लिया। अब मुझे बताओ, एक H+ लेगा और एक H+ देगा, एक H+ लेगा तो ये क्या बन जाएगा? NH4+, और एक H+ जिसने डोनेट किया वो क्या बन जाएगा? NH2-। सिंपल है ना बच्चों? एक H2SO4 भी ले लो, H2SO4 का 2 मॉलिक्यूल ले लो, है ना? तो ये भी एक H2SO4 एक लेगा तो क्या बनेगा? H3SO4+, और ये क्या बनेगा? HSO4-। तो बच्चों ये आप इसका एग्जाम्पल और एक H2O का एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल तो याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल सेल्फ आयोनाइजेशन के एग्जाम्पल होते हैं। इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े, टाइम नहीं है। इसको हटाते हैं ना जल्दी से, फास्ट। अब बच्चों जो मेन जो हमें टॉपिक पढ़ना था उसके बारे में हम पहुंच चुके हैं। हमारा नाम है जो पढ़ना अभी जो, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाने के जस्ट बाद हम उसमें क्वेश्चन शुरू करेंगे जो आपके जेईई और नीट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे, है ना? जो आपको तकलीफ देते हैं वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जरा देखिए इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे लेसन में ना बार बार इलेक्ट्रोलाइट ही सुनने को मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? ऐसा सबस्टेंस, ऐसा सबस्टेंस, ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसको पानी में डालने पे वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए, ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसको पानी में डालें और बिल्कुल अलग अलग हो जाए, उसे उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कैसे? जैसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान सुनो। तो ऐसा सबस्टेंस, अच्छा पानी में डालेंगे, अगर कोई भी चीज को पानी में डालेंगे बच्चों और वो अलग अलग हो जाएगा अपने आयन में, अगर वो अलग अलग हो जाएगा तो बच्चों अगर कोई आयन सॉल्यूशन में घूमने लगे तो क्या इसमें करंट फ्लो होता है? मैंने आपको बताया था ना, केमिस्ट्री में जो करंट फ्लो होता है बच्चों वो आयंस के कारण होता है, आयंस जब इधर उधर घूमने लगता है। और फिजिक्स में करंट जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होता है। तो सबस्टेंस, अगर मान लो सबस्टेंस को पानी में डाला और अगर वो अलग अलग हो जाए, अपने आयन में टूट जाए, तो मुझे बताओ क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है? क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो बच्चों उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सबस्टेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई भी सबस्टेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में ना, एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए,
उससे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अभी तो ये डिफिनेशन मैंने एक बता दी है। अब इसके बाद की जब दूसरी डिफिनेशन देखो बच्चों, दूसरी डिफिनेशन क्या है? दूसरी डिफिनेशन याद सुनना। मान लीजिए कि हमने किसी सब्सटेंस को पानी में डाला, पानी में डाले किसी चीज में डाला, और डालने के बाद वो फ्री आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो बच्चों उसको भी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये भी एक डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको आप पानी में डालें, सब्सटेंस which gives free ion, substance which gives free ions in aqueous solution। aqueous solution मतलब जो aqueous solution में आपको फ्री आयन दे ना, वो भी इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो ये दो आपको डिफिनेशन बता दी मैंने, एक डिफिनेशन और बता देता हूँ, जरा सुन लीजिए। देखिए, जब किसी सब्सटेंस को हम किसी चीज में डालते हैं और वो आयन में टूट जाए, और बच्चों आयन में टूटने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे, उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कुल मिला के जहां भी पानी हो ना बच्चों, जहां भी पानी और किसी सब्सटेंस को डाला और वो अपने आयन में फ्री हो गया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी चीज क्या है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डिसोसिएट होता है, जो टूटता है, which dissociate into आयन, जो अपने आयन में टूटता है। और जब आयन में टूटेगा तो मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहां पे? इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन, सही है। इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनेशन 3 बताई है। इन तीनों में से आप कुछ भी समझ लीजिए, सबके सब इलेक्ट्रोलाइट है। कुल मिला के ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालें और वो फ्री आयन में टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए। अगर फ्री आयन में टूटेगा, मैंने आपसे बताया था ना केमिस्ट्री में, अगर कोई आयन फ्री हो जाए तो उसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो बच्चों उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की तीनों डिफिनेशन है। कृपया इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास NaCl है। अभी बच्चों NaCl क्या था? सॉलिड था। सॉलिड क्या होता है? कोई भी सॉलिड चीज क्या होता है? स्टेबल था, ठीक है। अब आपने उसको पानी में डाला, आपने इसका प्रोसेस तो पढ़ा होगा ना, आपको तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था ना, कि यह टूटी क्यों जाएगा, ये आयन क्यों बनाएगा, तो रीजन मैंने बता दिया था। मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे पानी में डालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले पानी इसके सरफेस को गीला करेगा ऐसे, उसके बाद फिर ये बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर ये Na+ अलग हो जाएगा एक्वस, और Cl- एक्वस अलग हो जाएगा। अब देख लीजिए, क्या पानी में ये आयन फ्री हो गए? तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो वही हमें पढ़ाना ही था, लेकिन पहले इलेक्ट्रोलाइट बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जानने के बाद ना फिर ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन कौन सा देखो? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने नाम सुना होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें और पूरी तरह टूट जाए 100%, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और एक होता है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लेशन में बच्चों हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, इस लेशन में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने वाले हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट। तो दोनों की डिफिनेशन तो पता ही है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो 100% टूट हो जाए, विच डिसोसिएट 100%। मतलब अगर आपके पास पानी हो और आपने उसको उसमें डाला और डालने के बाद अगर वो 100% टूट जाता है या 100% आयोनाइज हो जाता है, तो बच्चों वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या है, ये 100% नहीं टूटता। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, पानी में डाला, थोड़ा सा आयन में ब्रेक हुआ, बाकी रह गया। तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो उसको पार्शियली बोलते हैं, पार्शियली मतलब थोड़ा सा। लिख देते हैं विच डिसोसिएट पार्शियली, जो थोड़ा सा टूटता है। विच डिसोसिएट पार्शियली। इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जो पानी में जाए और थोड़ा सा टूट जाए उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो 100% टूट जाए, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 मोल NaCl के लिए, और जैसे आपने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाला और डालने के बाद 100 के 100 टूट गए, देख रहे हो ना, 100 के 100 टूट गए बच्चों, 100 के 100 टूट गए। तो बच्चों ये ना आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब H.E। अब मुझे एक बात बताओ, कोई रिएक्शन रिवर्सिबल कब होता है, जब ये रिएक्टेंट हो और ये प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो, तब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। और जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, वो रिएक्शन आगे चल के फ्यूचर में इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी फ्यूचर में इक्विलिब्रियम पे आएगा? कैसे? भैया आपने रिएक्टेंट लिया, ये पूरी तरह समाप्त हो गया, आयन बन के टूट गया, तो रिएक्शन ये पीछे तो आएगा नहीं ना। तो जब ये पीछे रिएक्शन नहीं आएगा तो मुझे बताओ क्या इसमें कोई इक्विलिब्रियम आ सकता? नहीं। लेकिन बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वो आयन को इक्विलिब्रियम पे आना है, वो तब आ पाएगा जब वो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब आता है, वो तब आएगा जब वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल मतलब वो फॉरवर्ड में भी जाता है और बैकवर्ड में भी जाता है। लेकिन बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो रिएक्शन पीछे तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि NaCl तो बचा नहीं। तो याद रखिएगा हमारा जो लेशन है ना, उस लेशन के लिए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बात ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। ठीक है, ये रहा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। जैसे अब जैसे एक बात और सुन लीजिए बच्चों, आपने सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो 1 होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो 1 होता है। अगर मैं परसेंटेज पूछूं, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, मतलब कितना मोल डिसोसिएट हुआ, कितना टोटल था, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगर मैं परसेंटेज पूछूं, परसेंटेज, तो बच्चों इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज होता है वो 100% होता है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए कि आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई AB, आपने इसको पानी में डाला, बेचारे ये वीक है, तो जब ये वीक होगा तो इसका थोड़ा सा पोर्शन किसमें टूटेगा? A+ एक्वस और B- एक्वस में टूटेगा थोड़ा सा पोर्शन। अब ये फिर से रिएक्शन करके रिएक्शन पीछे भी जाएगा, अब रिएक्शन आगे भी जाएगा, रिएक्शन पीछे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि यह AB 100% पूरा टूटा तो है नहीं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो 100 से कम होता है, बहुत कम होता है। फिलहाल परसेंटेज की बात करता हूँ, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूंगा तो इसका अल्फा 1 से कम और 0 से ज्यादा होता है। अल्फा समझते हैं ना? अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मैंने अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया था। अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो आपने जो अल्फा निकाला उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बस हम आगे जरा इतनी स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे कुछ और भी बताना है इसमें। बस 2 मिनट में न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला, थोड़ा सा और बस। आगे देखते हैं बच्चों, मैं आपको कुछ लिस्ट लिखाने जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का।
मैं चाहता हूं कि आप उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कुछ लिस्ट है आप उसको याद कर लीजिए, है ना। कुछ एग्जाम्पल लिखाने जा रहा हूँ, आप देखो इसके कुछ मैं एग्जाम्पल लिखाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसको याद कर लें। क्या एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, काम आएगा, एग्जाम्पल याद कर लेना। पूछता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो देखो सबसे पहला देखो, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो क्वेश्चन है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड बता दो, जरा स्ट्रॉन्ग एसिड सुन लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, आपको पता ना जितने भी मिनरल एसिड है, मैं तो ऑर्गेनिक में इसका पूरा पीकेबी वैल्यू लिखा चुका हूं आपको, है ना। आपको तो पूरी लिस्ट भी पता होगी। तो जरा देखो HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, H2O सल्फर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। H3PO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H3PO4। लेकिन बच्चों H3PO3 और H2PO2 वीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद बच्चों HClO4, HClO4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और HI भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपको लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। अब मैं स्ट्रॉन्ग बेस का इधर साइड में बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस ये सब इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये सब जो भी एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों एसिड भी आ सकता है, बेस भी आ सकता है और सॉल्ट भी आ सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसका मतलब नहीं है कि आप एसिड बेस क्या मिला रहे हैं, उसका ये मतलब है कि भैया पानी में जाओ और एकदम बिल्कुल सब के सब आयन टूट जाओ बस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या है, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट NaOH है ना। उसके बाद बच्चों KOH, उसके बाद है बच्चों BaOH का होल टैग, बेरियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। उसके बाद है बच्चों सीजियम हाइड्रोक्साइड, CSOH का होल टॉइस। उसके बाद है बच्चों रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब के सब बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये लिस्ट तो हमको याद रखनी है। अब मैं इसमें लिस्ट लिखाने जा रहा हूँ, किसमें लिस्ट लिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यही इंपॉर्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही हमको पढ़ना है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है जरा आप देखिए, जरा इसके एग्जाम्पल देखो, याद रखना ना। जितने भी वीक एसिड है, वीक एसिड देखो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड सब वीक होते हैं तो मैं बता चुका हूँ ना। तो सबसे पहले वीक एसिड जो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा एसिटिक एसिड, याद रखिएगा एसिटिक एसिड वीक होता है बच्चों। H3BO3 ये भी वीक एसिड होता है। HOCN ये भी वीक एसिड होता है ना। HCN है ना। H2CO3 के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वीक एसिड होता है बच्चों। फॉर्मिक एसिड तो ऑर्गेनिक है तो वीक होगा ही, है ना। और बच्चों H3PO3 है ना, H3PO2 ये सब हमारे वीक के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वीक बेस का एग्जांपल बता देता हूँ, सब एग्जांपल याद रखना है ना, काम की चीज है। वीक बेस के क्या क्या एग्जांपल है देख लो बच्चों। NH4OH जो आपको अभी पेपर में दिखाई देगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, है ना। उसके बाद बच्चों जितने भी डी ब्लॉक के है ना, वो सब लगभग वीक बेस की तरह काम करते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ये रहा जिंक हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ये रहा आयरन का हाइड्रोक्साइड, और ये रहा बच्चों एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम वाला भी वीक एसिड होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये टॉपिक याद कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपसे फिर कह दूं, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा आयनिक इक्विलिब्रियम, इस आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने वाले हैं। क्यों सर वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों हमको लाना इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड में भी हो और रिएक्शन बैकवर्ड में भी हो। ये तभी संभव है जब इधर का रिएक्टेंट और इधर का प्रोडक्ट दोनों बचा रहे। बच्चों दोनों में से कोई भी समाप्त हो जाएगा तो रिएक्शन आगे पीछे कैसे जाएगा, समझ रहा है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपको याद हो, आपको केएसपी पढ़ाया जाएगा, इसी में केएसपी बच्चों, केएसपी के बारे में आपको एक बात बता दूं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा। 2013 से 2020 में ना आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया, कोई ईयर नहीं गया जिसमें केएसपी ना आया, जिसको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, जो सॉल्ट को पानी में घोलने के बाद बनता है। इसी टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। आपने केएसपी सुना भी होगा, तो जरा केएसपी अच्छी बात है, सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए बच्चों। आपको मैंने एसिड और बेस के दो एग्जाम्पल बता दिए ना, हम चाहते हैं कि सॉल्ट के एग्जाम्पल भी कृपया आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चों जितने भी सॉल्ट होते हैं वो लगभग जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सब कहा जाता है। लेकिन चूंकि अब हम आयनिक पढ़ ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं भैया क्या ऐसा मामला है। तो ध्यान देखिए, सॉल्ट के बारे में सुन लीजिए, सॉल्ट के बारे में सुन लीजिए। देखो बच्चों, ऐसा कोई भी सॉल्ट हो ना, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्ट मेरे पास है और पानी में डालना, पानी में डालने पे यदि वो 100% घुल जाए, 100%, अगर वो 100% घुल जाता है बच्चों, तो इसी को हम बोलते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या बोला जरा देखो, सॉल्ट के बारे में मेरा क्या कहना है, सॉल्ट कब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जरा देखो। मैंने क्या बोला कि ऑल सॉल्ट, है ना, ऑल सॉल्ट कंप्लीटली, है ना, ऑल सॉल्ट कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल। इसके एग्जांपल क्या क्या, ध्यान सुनो। आपको एल्कली मेटल पता है ना बच्चों, एल्कली मेटल का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, एल्कली मेटल का NH4 अमोनियम का कोई भी, एल्कली मेटल मतलब केटायन, एनायन यहाँ पे कोई भी चिपका सकते हैं ना, एनायन कुछ भी ले लीजिए, मैं केटायन की बात कर रहा हूँ। केटायन में एल्कली मेटल ले लीजिए, NH4+ ले लीजिए, एनायन में यदि आपको लेना है तो NO3- ले लीजिए। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी बच्चों सॉल्ट बनाते हैं तो ये सॉल्ट बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिस्ट में आता है, क्योंकि ये पानी में 100% घुल जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, एल्कली मेटल में सोडियम है, उसका क्लोरीन चिपका दीजिए NaCl, एल्कली मेटल में सोडियम, उससे ब्रोमीन लगा दीजिए, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम एल्कली मेटल में है, NO3 लगा दीजिए, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NH4 का एग्जांपल ले लीजिए, NH4 ले लीजिए, Cl लगा दीजिए, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NH4 ले लीजिए, NO3 मिला दीजिए, बच्चों ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। बाकी मैग्नीशियम ले लीजिए, मतलब एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, मतलब NO3 बगल में अगर आ जाए तो बच्चों ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिस्ट में आते हैं। ये पानी में पूरी तरह सोलुबल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉपर, कॉपर का नाइट्रेट, ये देखो ये भी पानी में सोलुबल है। जिंक नाइट्रेट ले लो, D ब्लॉक का जिंक नाइट्रेट, ये भी पानी में सोलुबल है, ठीक है। लेकिन इस जरा इधर देखो बच्चों, इधर क्या है, इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन से सॉल्ट पाए जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चों अगर थोड़ा सा मान लीजिए पानी में पार्शली सोलुबल है, थोड़ा सोलुबल है, ज्यादा नहीं है, लिख देता हूँ वाटर में, पानी में पार्शली सोलुबल हो, पानी में पार्शली सोलुबल हो, यदि पानी में पार्शली सोलुबल हो तो उस सॉल्ट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिस्ट में डालते हैं। इसके एग्जांपल सुन लो क्या है बच्चों, जितने भी हैवी मेटल है ना, जैसे AgCl हो गया, है ना, लेड का क्लोराइड हो गया, हैवी जितने भी हैवी भारी है ना, जैसे मरकरी हो गया, याद रखिएगा इसी का केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाई केस, मुझे एक बात बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस लेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेशन में हम लोग वही पढ़ेंगे जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जाए। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड में जब सॉल्ट जाएगा तभी तो केएसपी निकालेंगे। देखो जब भी कभी किसी के आगे के लग जाए ना, चाहे केसी लग जाए, केपी लग जाए, के लग जाए, केएसपी लग जाए, केबी लग जाए, केएच लग जाए, बच्चों समझ लेना बेचारा वो वीक है, गारंटी वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि वो फॉरवर्ड गया बैकवर्ड गया तभी तो के आया। बच्चों के तभी आप लिख सकते हैं ना जब वो वीक हो, जब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक है आपका Ag2SO4, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, अब काम की बात शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं अपना PDF शेयर करता हूँ, डायरेक्ट PDF की तरफ बढ़ते हैं। अब PDF के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
मैं पूरा आपको कोऑपरेट करूंगा, केवल सुनना ध्यान से ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वीक और सॉल्ट मैंने पढ़ा दिया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं बच्चों, हमें यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों उसका नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये टॉपिक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सर ये क्या है आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो जो भी स्टूडेंट ने केसी पढ़ा है, केसी या केपी, जो भी स्टूडेंट ने केसी और केपी पढ़ा है बच्चों, हम बता देते हैं बिल्कुल सेम है। ध्यान सुनना, हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक और नाम होता है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, एक और नाम होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके में बारे में ध्यान से सुनिएगा, ये होता क्या है मैं आप सबसे पहले बता दूं। यह इक्विलिब्रियम, यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है मैंने पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम ऐसे पढ़ाया था, याद है कि इक्विलिब्रियम की तरह होता है, की तरह सेम होता है। मतलब ये हुआ ना कि आपने जो पढ़ा है ना बिल्कुल वैसे सेम होगा, बस एकदम बिल्कुल सेम होता है। देख लीजिए की तरह सेम होता है, पहली चीज, बात खत्म। इसका मतलब जिस बच्चे को के इक्विलिब्रियम आता है वो समझ लीजिए उसको आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया। मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक चीज सोच के बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, के इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। मैंने बोला था जब कभी कंसंट्रेशन की बात हो तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। जब कभी प्रेशर की बात होगी तो क्या बोलेंगे, केपी बोलेंगे। बच्चों अब बात हो रही है आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो क्या बोलेंगे, के आई बोलेंगे। अब सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको के आई बोलना, के आई बोलना है। सर ठीक है यहाँ समझ में आ गया, अब आगे बोलो। मुझे एक बात बताओ, लेकिन मान लीजिए कि यदि आप एसिड लेते हैं तो के आई की जगह पे के बोल देना। एक बार फिर बताना चाहता हूं, हम लोग सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी पढ़ने वाले, सब वीक इलेक्ट्रोलाइट, सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यदि आप एसिड लेते हैं वीक एसिड तो के बोल देना, यदि आप वीक बेस लेते हैं तो के भी बोल देना, यदि आप सॉल्ट लेते हैं तो केएच बोल देना। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ, ये सब जो बता रहा हूँ, मतलब कुल मिला के आपने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है वही है बस। लेकिन चूंकि अब आप आयन पढ़ रहे हैं ना, आयन के बीच में ये मामला पढ़ रहे हैं ना, तो आपको के आई लिखना, के आई। और वो आयन क्या क्या हो सकता, वीक एसिड हो सकता है तो के, वीक बेस हो सकता है तो के बी, सॉल्ट हो सकता है तो के एच। ये सब अभी कहानी आने वाला है, ठीक है। अब सुनिए, हम सबसे पहले आज ए बी लेके चल रहे हैं। ए बी को पानी में डाला, बीच में मैंने ये एरो बना दिया। जब इसको पानी में डालेंगे बच्चों, वीक है ना, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब पानी में डालेंगे बच्चों, तो पानी में डालने के बाद ये प्लस में टूटेगा और ये बी माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। यहां तक याद करो, हम सबसे पहले जब पढ़ाते थे तो यहाँ पे ए लेते थे, याद है, यहाँ हम ए लेते थे। जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो यहाँ पे क्या लेते थे, ए माइनस ए अल्फा लेते थे, और यहाँ क्या लेते थे, ए अल्फा लेते थे, और यहाँ क्या लेते थे, ए अल्फा लेते थे। लेकिन यहाँ पे ए नहीं लेंगे हम, वहां पे क्या लेंगे जरा ध्यान सुनो। यहाँ पे बच्चों हम लेंगे सी मोलर लेंगे। सी मोलर का मतलब होता है हम इसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं। कंसंट्रेशन का मतलब समझ लीजिए बच्चों, हम मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन ले रहे हैं, मोल पर लीटर में। यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ले लिया सी शुरुआत में, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बच्चों तो इसमें सी अल्फा टूट जाएगा। बताया ना कैसे टूटेगा, आपको अल्फा निकालना सिखाया था मैंने, एकदम बिल्कुल वही है। इसमें से कितना टूटेगा, सी अल्फा, इसमें से कितना, सॉरी ये कितना बनेगा सी अल्फा, ये कितना बनेगा सी अल्फा, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या बताया था, के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, ये सबसे पहले प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं। देखो मैंने प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया, ए प्लस बी माइनस। और बच्चों ये वाला पोर्शन कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, सही है। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना है सी अल्फा, और इसका वैल्यू कितना है सी अल्फा। सी अल्फा मैंने ऊपर लिख दिया, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सही बात है। अब क्या करो, इसमें से एक सी और एक सी कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। बच्चों यही हमको इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में यही फॉर्मूला सभी के लिए याद रखना है, सभी के लिए यही फॉर्मूला याद रखना है।
कोई भी हो, वीक एसिड हो, वीक बेस हो बच्चों, यही आने वाला। अभी देखो, अभी मैं अभी आगे सॉल्व भी करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी हो बच्चों, वीक एसिड लो, वीक बेस लो, यही आने वाला है। एक बात और सुनो, अपने सिलेबस में ना, अपने सिलेबस में बाइनरी आयन का ही क्वेश्चन है। बाइनरी आयन का मतलब हुआ पानी में डालने के बाद जो केवल 2 आयन देता है, एक प्लस और एक माइनस, अपने सिलेबस में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यदि आप वीक एसिड लेते हैं तो इस KI की जगह पे आपको K लिखना है। यदि आप वीक बेस लेते हैं तो इस KI की जगह पे आपको KB लिखना है। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सब सेम। कैसे, जरा देखो, मैं नीचे करता हूँ ना, जहां देखना, जैसे एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन की सब जरा वीक एसिड का आप करा के बताओ तो वीक एसिड का। चलो देखो, वीक एसिड का हम क्वेश्चन कराते हैं, देखना ध्यान से। एक ये वीक एसिड है बच्चों, आपके सामने एसिटिक एसिड है जो कि वीक है। देख रहे हो ना, एसिटिक एसिड वीक होता भी बताया था मैंने। तो इसको तोड़ो जरा, ब्रेक करो, ये बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम का साइन है। जब इसको ब्रेक करेंगे किस में टूटेगा? क्या ये एसिटेट आयन में टूटेगा? क्या ये H+ में टूटेगा? टूट गया, ये वीक एसिड है। अब ये T बराबर 0 पे यदि आपने इसका मोलर कंसंट्रेशन C लिया तो ये 0 होगा। अब T बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? C माइनस C अल्फा होगा। ये कितना बनेगा? C अल्फा बनेगा और C अल्फा बनेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका, अब आपको K निकालना। अब आप KC और K इक्विलिब्रियम भूल जाइए। अब ये K इक्विलिब्रियम की जगह पर आप डायरेक्ट K लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो क्या होगा जरा बताओ, ये दोनों पोर्शन ऊपर जाएगा, ये दोनों पोर्शन ऊपर जाएगा, दोनों पोर्शन ऊपर जाएगा और ये पोर्शन नीचे जाएगा। और इसमें से C और इसके एक C को कैंसिल करेगा। मुझे बताओ दोबारा वो फॉर्मूला आया कि नहीं आया? दोबारा वो फॉर्मूला आ गया। तो हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों K लो या KB लो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। यही फॉर्मूला आप पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, C क्या है बच्चों, एक बार फिर सुन लीजिए, C क्या है? C आपका मोल पर लीटर। कैसे पता चलेगा सर? कोई वैल्यू है, अगर उसके आगे कैपिटल M लिखा हो तो वो C होता है। कैपिटल M कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोल। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन सर बेस का भी बता दो। देखो बेस का भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये वीक बेस का है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो NH4 एक्वस टूटेगा, OH माइनस टूटेगा। शुरुआत में C है, 0 है, फिर C माइनस C अल्फा, फिर C अल्फा, फिर C अल्फा। तो जो K इक्विलिब्रियम है, जो कि KI के फॉर्म में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको अब हम KB लिखेंगे, फिर वही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो फिर से वही आया कि नहीं आया? तो बच्चों बार बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। चल, यहां तक समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। उस कंसेप्ट का नाम सुनो, उस कंसेप्ट का नाम है निग्लेक्शन कंसेप्ट थियरी। ये निग्लेक्ट करने वाला कंसेप्ट क्या है? निग्लेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको किसी चीज को निग्लेक्ट करना है। ध्यान सुनिए, क्या निग्लेक्ट करना है। देखिए, जब कभी आप ये KI का मतलब हुआ, जब कभी आपको क्वेश्चन वीक एसिड का मिले बच्चों, क्वेश्चन वीक बेस का मिले, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है कि आप क्लास 10th में याद रखिए, आपका द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि सॉल्व करना एक कठिन काम। तो सर फिर क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करो, जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप क्या करना, आपके न्यूमेरिकल में यदि एसिड होगा, आपके न्यूमेरिकल में यदि वीक एसिड होगा तो बच्चों उसका K दिया होगा, K पक्का दिया होगा। अगर कोई वीक बेस होगा बच्चों, तो वीक बेस के लिए KB दिया रहता है। हम अभी KI मान के चल रहे हैं। तो क्या करना ना, सबसे पहले क्या करना, K/C निकालना। ध्यान सुनना, सबसे पहले तरीका क्या है कि K/C निकालना चाहता, निकाल दिया। जब K/C की वैल्यू निकालोगे, निकालने के बाद चेक करना कि क्या ये वैल्यू इससे ये वैल्यू कम है। 6.4 इंटू 10⁻³ से कम है। एक बार फिर सुनिए, क्या वैल्यू चेक करनी है? चेक ये करनी है क्या इसके बराबर है या इससे कम है 6.4 इंटू 10⁻³ से। अगर कम होगा तो बच्चों 1 माइनस अल्फा जो दिख रहा है ना, ये जो 1 माइनस अल्फा जो दिख रहा है, 1 माइनस अल्फा की जगह पे आपको 1 रखना है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था? C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा था।
अब नीचे वाली वैल्यू तो 1 हो गई, तो मुझे बताओ के आई बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। मतलब अब हमें ये फॉर्मूला रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर सुन लीजिए, ध्यान सुनिए। आप सबसे पहले जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसमें सी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे क्या इस वैल्यू से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तब बच्चों आपको 1 माइनस अल्फा बराबर 1 नहीं रखना है, तब आपको पूरा फॉर्मूला रखना है। क्या फॉर्मूला रखना है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा कहानी होगी जो मैं भी सिखाने वाला हूं, चिंता नहीं करनी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहला न्यूमेरिकल बता रहा हूं, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों। पहले न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आपने पहला न्यूमेरिकल ध्यान से सुन लिया तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि दूसरे न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों मैं आपको पहला न्यूमेरिकल बता रहा हूं, जरा बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखिए पहला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला न्यूमेरिकल है, सुनिए। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको कंसंट्रेशन दिया, देख लो जरा, क्या ये कंसंट्रेशन दिया, कंसंट्रेशन क्या ये सी दिया, ठीक है। बच्चों ये कौन सी है, क्या ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का क्या के दिया कि नहीं दिया। अच्छा एक बात और सुनो, मान लीजिए कभी आप एग्जाम में भूल जाए ये वीक एसिड है कि वीक बेस है, तो आपको बता दूं यदि कभी क्वेश्चन में के दिया है तो गारंटी है वीक एसिड होगा, तभी के दिया है। क्योंकि बच्चों वीक एसिड का ही के आता है, अगर के भी दिया हो तो वो वीक बेस है। चलो कहानी खत्म हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको H प्लस, ये जो H प्लस आयन है ना, ये जो H प्लस आयन है इसकी कंसंट्रेशन बतानी है। ध्यान सुनिएगा, आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बतानी है। किसकी कंसंट्रेशन बतानी है, H प्लस आयन की। तो सुनो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास ये एसिटिक एसिड है, सही है। अब मैंने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बोलो क्या बनेगा, CH3 COO माइनस और प्लस H प्लस बनेगा। सही बात है यहाँ तक। अब मुझे बताओ T बराबर 0 पे ये C था, ये 0 था, ये 0 था, यहाँ तक ठीक है सबको। उसके बाद क्या था बताओ मुझे, C माइनस C अल्फा था, और ये क्या था, C अल्फा था, और ये क्या था, C अल्फा था। क्या यही इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, सही है। अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना, ये पूछ रहा है, ये H प्लस पूछ रहा है, देख रहा है ना, ये H प्लस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है। H प्लस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है, H प्लस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब आपसे क्या पूछा, सुन लीजिए, आपसे ये पूछ रहा है कि भैया C अल्फा कितना होगा, ये पूछ रहा है। देख रहा हो, ये H प्लस पूछ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इसका मतलब आपके पास C है, देखो जरा C है ना, देखो C है, लेकिन आपके पास अल्फा नहीं है। अगर आपको मैं कहीं से अल्फा खोज के लाऊं तब मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या क्वेश्चन कह रहा हूं मैं। आपको H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए तो H प्लस की कंसंट्रेशन पेपर में कह रहा है C अल्फा चाहिए, तो आपको अल्फा चाहिए। बच्चों वही कहानी शुरू करो। क्या कहानी शुरू करो, ध्यान सुनो। सबसे पहले क्या करो, जो भी K दिया हुआ है, जो भी K दिया हुआ है उसमें सबसे पहले C से डिवाइड करो। याद रखना सबसे पहला काम यही करना, K डिवाइड बाई C। K कितना दिया है सर, K दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁻6, ये क्या है। अच्छा C कितना दिया भैया, C दिया है 0.05। देख लो कोई समस्या है यहाँ तक, सही है ना। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 अंक पे डेसिमल है, क्या ये भी 2 अंक पे डेसिमल है, डेसिमल डेसिमल गया, तो मुझे बताओ ऊपर क्या बचेगा 125, नीचे क्या बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻6। जब बच्चों इसको कट करोगे तो मुझे बताओ कितना आएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। K/C की वैल्यू, K/C की ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले K/C निकालिए। K/C की वैल्यू निकालने के बाद चेक करो, क्या चेक करो, क्या K/C की वैल्यू इससे कम है, देख लो, क्या इससे कम है, देख लो कम है ना, तो कम है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा की जगह पे आप 1 रख सकते हैं। तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, तो के का फॉर्मूला क्या था, के का फॉर्मूला था सर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, आपको 1 माइनस अल्फा भी यदि आप नहीं हटाएंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगी। अब ये नीचे वाली वैल्यू को तो 1 रख सकते हैं। तो मुझे बताइए के बराबर क्या आ जाएगा, बताओ तो। के बराबर क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको तो अल्फा चाहिए ना, अल्फा ही चाहिए क्योंकि सी तो हमारे पास है। तो मुझे बता दो यहां से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा। अब अल्फा बराबर के बाई सी, समझ गया, अल्फा बराबर के बाई सी आ जाएगा। अब मुझे बताओ के बाई सी तो आपने अभी निकाल के रखा नहीं है, देखो के बाई सी निकाल के रखा, जरा ध्यान से वो देखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। के बाई सी, के कितना भैया, ये देखो, ये भी ये के ही तो है, देखो 25 इंटू 10 बाई 25, थोड़ा सा हल्का से हैंग हो गया, हल्का से हैंग हो गया, ध्यान से देखिए ना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको घबराना नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा समझ में आ जाएगा। तो क्या भैया देखो 25 इंटू 10⁻⁻6 ये के है, और सी कितना है भाई, सी देखो 0.05, ये डिवाइड करना है के बाई सी, है ना, सॉरी के बाई सी तो हमने निकाल लिया ना डायरेक्ट, सॉरी ये के बाई सी तो वैल्यू डायरेक्ट है ना, देखो के बाई सी तो ये रहा, के बाई सी है। इसको सॉल्व करें कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या आ गया, अल्फा आ गया, देख लो अल्फा आ गया, देख लो अल्फा ये रहा आ गया। अब मुझे बताओ हमसे क्या पूछा था सर, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछा था। H प्लस क्या होता है सर, सी अल्फा होता है। H प्लस क्या होता है, सी अल्फा होता है। H प्लस क्या होता है, सी अल्फा, देखो H प्लस क्या होता है, सी अल्फा। सी कितना है सर, 0.05 पेपर में दिया था। अल्फा क्या था, मैंने कहा अल्फा मैंने कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, 5 इंटू 10⁻⁻3। अब मुझे एक बात बता दो, ये जो 0.05 है, क्या इसको मैं 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, 10⁻⁻2, और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 25, और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा, 10⁻�5। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन है बड़ा नहीं। मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, देख लो एक बार। हेलो हेलो, पूरी क्लास में जिनको भी ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया बोल दीजिए, मैं दोबारा बताऊंगा, बोलो तो सही। बोलो, पूरी क्लास में एक बार फिर सुन लीजिए, जिनको भी ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया आप दोबारा बोल दीजिए, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि देखो इसी न्यूमेरिकल पे बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड है। कृपाली क्या आपको न्यूमेरिकल समझ में आया, कैसे सॉल्व किया मैंने? हाँ सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जैसे जय, तुमको समझ में आया जय? हाँ सर। संध्या आपको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, शमीरा आपको समझ में आया? हाँ सर। आयशा को समझ में आया? हाँ सर। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। क्या हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ, चिंता ना करें। हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। देखो बच्चों ये सॉल्यूशन होगा, कोई बात नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए जरा क्वेश्चन देखिए सब लोग, जरा ध्यान दें, एक बार फिर से सब लोग देख ले। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान सुनिएगा, आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, और ये कह रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चाहिए, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी चाहिए। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इसका इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो C है वो दिया हुआ है, और इसका K भी दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे एक बात बता, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, मैंने सबसे पहले बोला था आप क्या करो, K बाई सी निकालो, चुपके से निकालो जरा K बाई सी। K कितना है सर, 4 इंटू 10⁻⁻4, और C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ 0.01,
बच्चों 0.01 कितना होता है? 10 टू पावर -2 होता है, बोलो। और ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 4 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाए k/c। अब क्या करो, k/c की वैल्यू देखो कि क्या इस वैल्यू से छोटा है। देखो देखो जरा, क्या इस वैल्यू से छोटा है? नहीं, नहीं। इस वैल्यू से बड़ा है, बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है। तो जब बच्चों बड़ा वैल्यू है तो आप अब 1 माइनस अल्फा को ना आप 1 नहीं रख सकते। अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन है? अब कैलकुलेशन सुनो, क्या है कैलकुलेशन, क्या है? के बराबर क्या होता है? अब बच्चों आपको बड़े मेथड से जाना पड़ेगा। बड़े मेथड से क्यों जाना, मुझे बताइए। देखिए जरा, आपको एक तो अल्फा चाहिए और आपको H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। बच्चों H+ की कंसंट्रेशन में बार बार कह रहा हूँ C अल्फा ही होता है, तो उसके लिए भी अल्फा चाहिए। तो जरा बड़ा मेथड देखो, क्या है बड़ा मेथड? क्या है? के बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। इस मेथड से बच्चों आपको अल्फा अब निकालना पड़ेगा। 1 माइनस अल्फा अब आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आ रही है? चलिए एक करके जरा मेरी सहायता करिए, चलिए सहायता करिए। बच्चों के कितना दिया है? चलो एक करके बताओ, के कितना दिया? के 4 बताइए। इंटू 10⁻⁻। हाँ 4। एक बार थोड़ा सा हैंग हो गया है। मैं थोड़ा सा हैंग हो गया। देखो मैं वो वाला स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसमें उन्होंने मेरे पास सॉल्व कर लेते। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये, है ना। अभी मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेता हूँ, 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूँ ना, आपको बहुत आसान लगेगा। जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आया ना, वो बच्चों बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आप चिंता ना करें, अभी सॉल्व करा देता हूँ। चलिए देखते हैं। क्या ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि के बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब मुझे बता दो जरा, इसकी वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू पावर -4, सही है। और सी कितना दिया? सी कितना दिया हुआ? 0.01 अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सब लोग समझ में आ रहा है? 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करो, देखो शॉर्ट ट्रिक समझो जरा। शॉर्ट ट्रिक क्या समझो, मुझे बताओ। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 डिवाइड बाई 10 टू पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं? देखो इस चीज को यहाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो। हाँ। अब मुझे बताओ 0.01 को क्या लिख सकते हैं? क्या 0.01 को 1/10 टू पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ। लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, यहाँ तक ठीक है, सही। यहाँ तक देख लो। अब मुझे बताओ, ये 10 टू पावर -10 टू पावर 2 से 10 टू पावर 4 से कटेगा, 10 टू पावर 2 बचेगा, बचेगा ना 10 टू पावर 2। हाँ। क्या ये नीचे 10 टू पावर 2 बचा? क्या ये नीचे 10 टू पावर 2 मतलब 100 बचा, 100। और यहाँ क्या बचा? अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/25, 1/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जल्दी से। 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो। मुझे बताओ 1 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 25 अल्फा। सही है। अब इसको साइड में क्रॉस करो, 25 अल्फा स्क्वायर इधर बचो प्लस अल्फा -1 बराबर 0, सही है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको श्रीधराचार्य मेथड आता है? श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है आपको पता है? जो आपने क्लास 10th में जिस मैथ से संन्यास लिया था, श्रीधराचार्य मेथड किसी को पता है? फॉर्मूला किसको याद है? बोलो, आप में से फॉर्मूला किसको याद है? याद आ रहा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये था ax², याद आ रहा? ये a था प्लस bx प्लस c बराबर 0, याद आ रहा? कैसे निकालते हैं कुछ तो बोलो। क्या किसी को फॉर्मूला याद है? अरे महात्मा बताओ तो सही, किसी को फॉर्मूला याद है तो।
कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, माइनस बी वाले पोर्शन को यहाँ लिखते हैं पहले, फिर प्लस माइनस रूट में, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, यही लेता ना, ये फॉर्मूला है। देखो यहाँ अल्फा है ना, अल्फा, तो यहाँ अल्फा के 2 मूल निकलते, याद आ रहा। तो बच्चों इसमें से जो माइनस वाला पोर्शन है वो नहीं लेना, माइनस बी माइनस वाला नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अल्फा कभी माइनस तो हो ही नहीं सकता ना, प्लस वाले लेना। आप देख रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे कि मैं 1 माइनस अल्फा को बार बार 1 के चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बच्चों अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो देख रहे हैं ना, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये जो द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, बचपन में बताया गया था? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तब इसको हाँ। सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, जरा मुझे बताओ तो फटाफट, तो बताओ कैसे आएगा, बताओ जल्दी। तो माइनस बी कितना है इसमें, -1 है ना। अरे बी के आगे कुछ नहीं लिखा ना, -1। आगे बोलो, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चों बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 -4ac। तो देखो बच्चों -4ac, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पहले से माइनस है, ठीक है, यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ देखो यहाँ पहले से माइनस है, और -4ac करेंगे तो माइनस और माइनस क्या है, प्लस 4ac 4। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, बी स्क्वायर -4ac, ये कितना भैया, ये कितना है? अब ये देख रहा ना कितना है, ये कितना है यहाँ पे 25, और सी कितना है, सी इसमें बच्चों 1 है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 2a मतलब 2 गुणे 50। तो आपको मैंने बताया था ना, इसके 2 मूल होते हैं, एक प्लस वाले -1 प्लस वाले, और एक माइनस माइनस वाले। तो माइनस माइनस वाले तो ले नहीं सकते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो मुझे बताओ क्या लेंगे, एक -1 लेंगे और प्लस वाला लेंगे। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 के 100 और 1 101 आ जाएगा ना, और नीचे डिवाइड कितना हो जाएगा, नीचे डिवाइड 85 होगा ना, 2 × 2a, ये तो 50, ठीक है 50 हो जाएगा, 225, ठीक है, नीचे 50 आ जाएगा। चलिए जरा मुझे बता दीजिए बच्चों, ये जो 101 लिखा हुआ है, 101 को क्या हम 100 मान लें, 100 मान लेते हैं। तो 100 मानेंगे तो क्या ये 10 बाहर आएगा, तो -1 + 10 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 50। ये कितना आएगा जरा बता दो, ये -9 सॉरी प्लस बाई 50। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है ना, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 100, आंसर कितना आएगा 0.18। बच्चों ये देखो अल्फा कितना तकलीफ से आ रहा है। वैसे मैं बता दूं नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप चिंता ना करें। नीट में क्या आएगा ना, नीट में ऐसी वैल्यू देगा ना कि आप 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर ही दे, ऐसा क्वेश्चन ही देगा। देख लो अल्फा की वैल्यू आ गई ना, कोई दिक्कत, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा था, H+ की कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन कितनी होती है, C अल्फा, C कितना है 0.01, अल्फा कितना है 0.18। कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 180 × 10⁻⁻⁴। ऐसे कर लेते हैं 0.18 कर लेते हैं, और इसको 10⁻² कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप पॉइंट इधर खसकाना चाहते हैं तो इधर और कर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया, प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों 2 क्वेश्चन और मुझे सॉल्व करने दे, देखिए मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हाथ में आया था, आपको केवल ध्यान से देखना कैसे, देखो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ये आप पहले केवल सीखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान सीखिए, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना ना। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखो बच्चों इसने खुद बोला है कि वीक एसिड है। अच्छा अगर पेपर में ये वीक एसिड नहीं बोला होता तो आपको के दिख रहा ना, अगर किसी का के भी है तो पक्का वो एसिड वो वीक ही होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही आप के और के भी निकाल सकते हैं। खैर तो बच्चों इसका के दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि 0.1 मोल, बच्चों 0.1 मोल, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको मोल पर लीटर चाहिए, मोल पर लीटर चाहिए। यहाँ केवल मोल है क्योंकि हमको कंसंट्रेशन चाहिए ना, सी।
यहाँ केवल मोल दिया है, एसिड इज डिजोल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर में डिजोल्व करते, 1 लीटर में डिजोल्व करते, तो अच्छी बात है ना। तो मुझे बताओ सी कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 1, तो क्या सी 0.1 कैपिटल एम, क्या इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमें ये बात लिखनी है, क्योंकि हमको मोल पर लीटर चाहिए, कैपिटल सी चाहिए, कैपिटल एम चाहिए, यहाँ पे केवल मोल दिया था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएट, मतलब एसिड डिसोसिएट मतलब आपको अल्फा बताना, अल्फा नहीं परसेंटेज अल्फा बताना। तो पहले अल्फा निकालो, फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप सबसे पहले क्या करो, के बाई सी निकालो, सबसे पहला काम के बाई सी निकालो। के कितना है सर, 1 गुणे 10⁻⁵। भाई 1 का मतलब क्या होगा, 1 हटा दो ना, क्या मतलब 10⁻⁵ के है। और सी कितना है सर, सी है 0.1। बच्चों 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10⁻⁻4। क्या ये 10⁻⁻4 उस वैल्यू से छोटा है जो वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं, तो छोटा, इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को 1 रख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि सर के बराबर क्या था, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब नीचे वाले वैल्यू तो 1 हो गई, तो मुझे बताओ अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा √k/c। और हमसे अल्फा ही पूछ रहा है, हमसे अल्फा नहीं परसेंटेज अल्फा पूछ रहा है। तो बच्चों k/c तभी अपने, देखिए ये k/c अभी आपने सॉल्व किया कितना 10⁻⁻4, याद रखिएगा k/c आप तुरंत सॉल्व करके ही आते हैं, तो कितना आएगा 10⁻²। 10⁻² का मतलब होता है 0.01। लेकिन ये तो अल्फा है भाई, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज अल्फा निकालना है। तो क्या करें 0.01 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, कोई गलती तो नहीं हो रही है ना, हाँ ठीक है 100 से, तो कितना आ जाएगा 1%। ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था 2007 का, देख लीजिए समझ गए। देखो एक बात सुन लो, आपके नीट में क्वेश्चन कौन सा आएगा, ध्यान सुनो एक बार फिर देखो बच्चों, देखो मैं आपको बता दूं कि जो के बराबर फॉर्मूला होता है वो सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि नीचे वाले 1 माइनस अल्फा को हटाओ, इसको 1 करो, इसको 1 करो। क्यों 1 करो, क्योंकि बच्चों अगर ये 1 नहीं होगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा 4 मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके नीट में वही क्वेश्चन आएगा ना जिसमें 1 माइनस अल्फा को आप हटा सकते हैं। तो बच्चों आपसे अल्फा डायरेक्ट पूछेगा, तो अल्फा बराबर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, k/c, डायरेक्ट k/c लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अल्फा क्या है, अल्फा आ गया। अगर अल्फा पूछे तो डायरेक्ट अल्फा लिखो, यहाँ पे परसेंटेज अल्फा पूछे 100 से मल्टीप्लाई करो। हाँ अगर किसी की कंसंट्रेशन पूछे तो सी अल्फा होता है, सी तो पेपर में दिया रहता मोल पर लीटर, अल्फा अभी आपने निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दो, यही देखो यही आने वाला और कुछ नहीं आने। तो बच्चों अगला क्वेश्चन तैयार हो सॉल्व करने के लिए, सब लोग कॉपी पेन से। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताना है ना डायरेक्ट। ये तो हमारा आंसर हो गया 2007 का। चलिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसा है ना। मैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका उसका केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है। कृपया करके आप इस क्वेश्चन को जरा देखें, मैं बता रहा हूँ आप केवल सुनिए। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, जरा सब ध्यान सुनिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब आपके पास एसिटिक एसिड है, ध्यान देखिएगा, एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। बच्चों एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बगल में HCl है, HCl का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक। आपको याद है मैंने क्या बताया था, आपको बोला था कि साहब आपके पास एक रिएक्शन 1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। एक आपके पास एक रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 2 मतलब HCl वाला, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए K क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए K क्या होगा।
तो बड़ा सिंपल काम है। मुझे बताओ एसिडिक एसिड, क्या एसिडिक एसिड इस फॉर्म में टूटता? देखो एसिडिक एसिड इस फॉर्म में टूटता, देख लो ये जो रिएक्शन लिखा हुआ। क्या बच्चों HCl इस फॉर्म में टूटता? सही बात है। मुझे बताओ इसका K1 पेपर में दिया, देखो कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ बच्चों। इसका K2 भी पेपर में दिया हुआ। अब क्या करो, इन दोनों रिएक्शन को ऐसे सेट करो कि ये रिएक्शन आ जाए। अब मुझे बताओ क्या इस रिएक्शन में Cn इस साइड में है? देख लो इस रिएक्शन में Cn इस साइड में है, लेकिन हमारा तो इस साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। जब इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो बच्चों क्या ये वैल्यू उल्टा हो जाएगी? तो क्या ये 1/में हो जाएगा? देख लो उल्टा कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, मैं इस इक्वेशन को 3 लिख देता हूं और बच्चों इस इक्वेशन को 1 लिख देता हूं। और बच्चों 1 और 3 को जोड़ दो। जब 1 और 3 को जोड़ोगे तो बच्चों इसका H+ और इसका H+ कट जाएगा। देखो क्या क्या बचेगा, एसिटिक एसिड Cl, इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, एसीटेट आयन और HCl बनेगा। मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन आगे कि नहीं आगे, जो पूछ रहा था? सही है। अब मैंने क्या बोला था, जब कभी दो रिएक्शन को जोड़ते हैं ना तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो मुझे बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 1/, में है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अभी जोड़ा था ऊपर वाले का, इसका मैंने K1 लिखा है, इसका कितना, इसका है 1.5 × 10⁻⁵ ऐसे है, देख लीजिए। अब आपने इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ा है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद देखो ये आएगा और ये कट करने के बाद 0.3 आया, 0.3 × 10⁵ आया। और 0.3 को अगर मैं 3 में कन्वर्ट किया 3 × 10⁴ आया। देख लीजिए। मुझे बताओ ये रिएक्शन किसको समझ में नहीं आया, एक बार फिर मुझे बताइए। ये 2009 में आया था, ये किसको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हेलो पूरी क्लास में ये किसको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप मुझे बताइए किसको समझ में नहीं आई है। फिर से पूछ रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मुझे दोबारा बताना है, ये हम बता दें। हेलो देखो बच्चों, ये पहला एसिटिक एसिड है, इसको ब्रेक करो, इसका K1 दिया हुआ है। दूसरा बच्चों HCl है, इसका ब्रेक करो, इसका K2 दिया हुआ है। अब HCl को उल्टा कर दो तो क्या ये K2 1/K2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने ये रूल लिखवाया था, ये 1/K2 कर दो, क्योंकि उल्टा करोगे तभी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा वही आएगा। और जब उल्टा करके ऐड करोगे तो क्या इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो दोनों को मल्टीप्लाई हो गया आंसर। तो क्या 2009 में ये क्वेश्चन आया तो समझ गया ना, ये क्वेश्चन तो उसी पैटर्न का है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। आगे चले। हेलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, खैर ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ये आ रहा। इसके बाद का क्वेश्चन ये, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। जरा इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बहुत दूर तक सॉल्व नहीं करना, सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक HF है, ठीक है, आपके पास एक HF है और उस HF का ये आयनेशन कांस्टेंट मतलब K दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा बताना है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। बच्चों पीएच अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले डीएस लिख लेते, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले क्या करो जरा बताओ, सबसे पहले क्या निकालो, K/C निकाल लें। K कितना है 3.2 × 10⁻⁴ और C कितना हुआ, C सर ये हुआ 0.02। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1.6 × 10⁻⁻⁴ कितना आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3.2 नीचे को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻² लिख दें, और 10⁴ तो ऊपर है ही -4 सॉरी, और ये कटे कितने बार में कटेगा, 1.6 बार में कटेगा, और ये 10⁻² ऊपर भेज दीजिए, तो 1.6 × 10⁻² आ गया। मुझे बताओ क्या ये वैल्यू उससे छोटा है, नहीं है ना, बड़ा है ना वैल्यू, ये बड़ा है ना,
देख लो, तो बड़ा है तो क्या आप 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। नहीं लिख सकते। इसका मतलब आप पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो k बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, क्या k दिया हुआ है, क्या c दिया हुआ है, यहाँ से अल्फा निकालना है। देखो यहाँ से अल्फा निकालना है, फिर ये इक्वेशन बनाना है। ये देख रहे हो इक्वेशन बनाना, इक्वेशन आपको इक्वेशन बनाना नहीं है, आप चिंता ना करें, आपके नीट में इतना टफ नहीं आएगा। देख रहा हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। आप देख लीजिए इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। बच्चों आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं सॉल्व करके बता दूं। इसका जो अल्फा आता है वो 0.12 आता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों ये जो के का जो फॉर्मूला है ना, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, आप ये प्रयास करेंगे नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाए। ये कैसे खत्म होगा? आप के बाई सी को चेक करें और जो वैल्यू मैंने बताया उससे चेक करें, उससे कम है तो बच्चों डायरेक्ट आप इसी को मान के सॉल्व करें। अगर कम नहीं है तो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे नीट में इतना टफ नहीं आएगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि नीट में बहुत क्वेश्चन आने वाला 200 क्वेश्चन है। तो आपको तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, रूट के बाई सी डायरेक्ट लगाओ, क्या चिंता है। अल्फा आ गया, बात खत्म। परसेंटेज पूछे 100 से मल्टीप्लाई करो। किसी की कंसंट्रेशन पूछ रहा है सर, सी अल्फा कर दो, सी दिया रहता अल्फा आपने यहां से निकाल दिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताइए। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया था, चलिए बताइए। आपको अल्फा बताना ना, परसेंटेज ऑफ पिरिडीन कितना बन रहा है इसका मतलब अल्फा बताना ना, परसेंटेज अल्फा बताना। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। तो इसका के भी दिया, आपको पता नहीं बेस होता है, और इसका सी दिया हुआ है। तो मुझे बता सबसे पहले क्या निकालेंगे, के बाई सी निकालेंगे। के बाई सी निकालने पे ये वैल्यू आया। इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप 1 माइनस अल्फा की जगह पर 1 रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। हेलो, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ से अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा बराबर क्या होता है, रूट के बाई सी होता है। अब के बाई सी तो यही रहा, देखो ये रूट रहा, ये देखो ये रूट रहा। अब इसका रूट कैसे लेंगे, पहले 10 टू पावर माइनस 8 को बाहर करिए, 10 टू पावर माइनस 4 आ गया ना, अंदर क्या आ गया, रूट में 1.7। बच्चों रूट में 1.7 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 1.3 आएगा। कैसे 1.3 आएगा ये? बोलो बताइए। रूट में 1.7 है, इसको सॉल्व करेंगे 1.3 बाहर कैसे आएगा? अल्फा मान लो ये आ गया। आप तक सोचिए आपको क्या निकालना, परसेंटेज अल्फा निकालना ना। परसेंटेज अल्फा कैसे निकालते हैं, ये देखो परसेंटेज अल्फा, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर माइनस 4 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 10 टू पावर माइनस 2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.013, ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं ना, केवल एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बार बार एक ही फॉर्मूला, अल्फा बराबर रूट के बाई सी। जितने भी नीट के क्वेश्चन है बच्चों इसी से सॉल्व हो रहे हैं, देखो इसी से सॉल्व हो रहे हैं। क्यों? नीट के क्वेश्चन वो जानबूझ के ना 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर देगा ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए।